डिटर्जेंट पाउडर और केक। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। दोस्तों, घड़ी डिटर्जेंट के इस टैगलाइन को तो हर कोई जानता है, लेकिन जब इस ब्रांड को शुरू किया गया था तब कंपनी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने एडवर्टाइजमेंट कर सके। इसलिए दोस्तों, दो भाइयों ने हिम्मत जुटाई और कभी पैदल तो कभी साइकिल से इसे घर घर जाकर बेचना शुरू कर दिया। लेकिन जब घड़ी मार्केट में आया तब इसे एक तरफ से निरमा से टक्कर मिल रही थी और वहीं दूसरी तरफ इसके सामने हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा बड़ा ब्रांड खड़ा हुआ था। लेकिन फिर दोस्तों, घड़ी ने ऐसा किया क्या कि यह आज के टाइम में इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डिटर्जेंट ब्रांड बन गया है। आखिर इस कंपनी ने कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज अपनाई और ये सफर कितना स्ट्रगल से भरा रहा, आइए जानते हैं हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर हम डिटर्जेंट की हिस्ट्री पे नजर डालें तो ग्लोबल लेवल पर इसकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम हुई थी, लेकिन तब ये दोस्तों इंडियंस की पहुंच से काफी दूर था। लेकिन फिर आजादी के 10 साल बाद यानी कि 1957 में स्वास्तिक ऑयल मिल नाम की एक कंपनी ने सिंथेटिक डिटर्जेंट बनाना शुरू किया और इस तरीके से दोस्तों भारत में इसकी शुरुआत हो गई। लेकिन अब भी यह बहुत कम घरों में अपना जगह बना पाया था। हालांकि 1959 में जब हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इंडिया में अपना फेमस सर्फ एक्सेल लॉन्च किया था, अब इसे बहुत तेजी से एडवर्टाइज किया गया, जिसके चलते अब लोगों के बीच डिटर्जेंट पाउडर काफी तेजी से पॉपुलर होने लगा। लेकिन हाँ दोस्तों, इंडिया की ज्यादातर जनसंख्या अभी भी गरीब थी, इसलिए दोस्तों सर्फ एक्सेल सिर्फ एलाइट क्लास की फैमिली को ही टारगेट करता था, क्योंकि इसकी डिटर्जेंट इतने ज्यादा एक्सपेंसिव थे कि इसे मिडिल और लोअर मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती थी। और फिर क्या था दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को समझते हुए गुजरात के करसन भाई पटेल ने निर्मा डिटर्जेंट को लॉन्च किया था, जो कि कुछ ही डिकेड्स में इंडिया का सबसे ज्यादा बेचे जाने वाला डिटर्जेंट ब्रांड बन गया था। अब दोस्तों, निर्मा की यह सक्सेस स्टोरी कानपुर के मुरलीधर और विमल कुमार ज्ञानचंदानी नाम के 2 भाइयों तक पहुंची और इस स्टोरी से वो काफी इंस्पायर हुए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने पिता के व्यापार को आगे बढ़ाया जाए, जो कि उस समय ग्लिसरीन के साबुन बनाने का काम किया करते थे। और इसी सोच के साथ ही 1987 में कानपुर के शास्त्री नगर में रहने वाले इन दोनों भाइयों ने फजलगंज फायर स्टेशन के पास डिटर्जेंट की एक छोटी सी फैक्ट्री खोली, जिसे नाम दिया गया था श्री महादेव सोप इंडस्ट्री। और फिर इसी फैक्ट्री में बनाया गया था सबसे पहला घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। अब दोस्तों, फसलगंज की ये फैक्ट्री भले ही छोटी थी, पर दोस्तों इन भाइयों के अरमान काफी ज्यादा बड़े थे, इसलिए वह पूरे मेहनत और जुनून के साथ काम में जुट गए। हालांकि लंबे समय तक उनका व्यापार नहीं चला, क्योंकि उनके सामने निरमा और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनीज थी, जिन्हें पछाड़कर आगे निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। हालांकि इस बात का अंदाजा उन्हें पहले से ही था, इसलिए दोस्तों इन्होंने कभी भी धैर्य नहीं खोया और दुकानदारों से लेकर गली मोहल्ले में लोगों को डिटर्जेंट खरीदने के लिए मनाते रहे। हालांकि जब काफी कोशिशों के बाद भी मुनाफा नहीं हो पा रहा था, तो वह समझ गए थे कि उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो बाकी कंपनीज नहीं कर पा रही है। उस दौर में जहाँ ज्यादातर वॉशिंग पाउडर पीले या फिर नीले रंग में होते थे, इन्होंने सफेद रंग का वॉशिंग पाउडर बनाया और बाजार में बेचने का फैसला किया। इसके अलावा ज्ञानचंदानी ब्रदर्स ने एक मजबूत और जुबान पर चढ़ जाने वाले टैगलाइन का भी आविष्कार किया, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और दोस्तों, ये टैगलाइन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई और उन्होंने सोचा कि जब कंपनी को अपने प्रोडक्ट पर इतना भरोसा है, तो फिर क्यों न इसे हम एक बार आजमा कर ही देख ले। फिर जब लोगों ने इसका इस्तेमाल किया तो इस डिटर्जेंट के भर भर के झाग और सफेद रंग के कारण लोगों ने इसे खूब पसंद किया। अब दोस्तों, लोगों का भरोसा इस प्रोडक्ट पर बढ़ने लगा था और धीरे धीरे दोस्तों कानपुर समेत आसपास के इलाकों में घड़ी का वॉशिंग पाउडर बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा। कानपुर में मिली सफलता के बाद इसके फाउंडर ने सोचा कि क्यों ना इसे पूरे यूपी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली दोस्तों ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। आपको ये भी बता दो दोस्तों, टोटल FMCG सेल का 17% कंट्रीब्यूशन सिर्फ यूपी से आता था। ऐसे में दोस्तों एक्सपेरिमेंट करने के लिए इससे अच्छा मार्केट कोई और भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, अच्छी होने के साथ साथ ये एक टफ मार्केट भी था, क्योंकि यहाँ पर डिमांड हाई होने की वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा था। ऐसे में घड़ी ने इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक स्टेप लिया, क्योंकि जहाँ बाकी कंपनीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को मात्र 6% का कमीशन दे रही थी, घड़ी ने इसे बढ़ाकर 9% का कमीशन देना शुरू कर दिया था। अब दोस्तों, ज्यादा कमीशन का असर यह हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटर्स दूसरी कंपनी के बजाय घड़ी को ज्यादा प्रीफर कर रहे थे। और दोस्तों, यही वजह थी घड़ी की अवेलेबिलिटी और विजिबिलिटी मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और यह गली मोहल्ले की हर छोटी सी बड़ी दुकान तक इजीली अवेलेबल रहता था, तो जिससे कंपनी की सेल्स बहुत तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, ज्यादा कमीशन देने का मतलब यह भी था कि घड़ी को अब बहुत ही कम प्रॉफिट के साथ काम करना पड़ रहा था। इनके सामने लॉस का भी खतरा मंडराने लगा था। और दोस्तों, इस तरीके की प्रॉब्लम से निपटने के लिए उन्होंने खर्च में कई तरीके की कटौती करनी शुरू कर दी, जैसे कि कंपनी ने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट
कॉस्ट को कम करने के लिए हर 300 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी सी यूनिट बना दी या फिर डिपो बना दिया, जिससे न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हुआ बल्कि लोगों तक प्रोडक्ट पहले के मुकाबले और भी जल्दी पहुंचने लगे। इस तरीके से कुछ ही समय में यूपी के अंदर घड़ी डिटर्जेंट सबसे ज्यादा पसंद किया जाने लगा। और फिर दोस्तों इस कामयाबी ने कंपनी को आसपास के राज्यों में भी एंटर करने के लिए मोटिवेट किया, जिसके बाद इन्होंने बिहार, मध्य प्रदेश और ऐसे ही यूपी से सटे हुए कई स्टेट में घड़ी के पाउडर को बेचने का सिलसिला शुरू कर दिया। और आगे चल के धीरे धीरे दोस्तों इन्होंने दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी अपना पैर पसारना शुरू कर दिया था। और फिर क्या था दोस्तों, साल 2000 तक घड़ी ने 500 करोड़ तक का सेल गेन कर लिया था, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसके बाद दोस्तों कंपनी ने और भी कई सारे प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर दिया था और यह एफएमसीजी मार्केट में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने में जुट गई थी और अपने सभी प्रोडक्ट को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करने के लिए साल 2005 में श्री महादेव सॉफ्ट इंडस्ट्री इंटीग्रेट करने के लिए इंडस्ट्री का नाम बदलकर रोहित सर्फेक्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। इसी दौरान दोस्तों बदलते मार्केट ट्रेंड की वजह से और इनोवेशन की वजह से निरमा धीरे धीरे अपनी पोजीशन खोता जा रहा था, जिसका भरपूर फायदा घड़ी को मिलने लगा था दोस्तों। और फिर घड़ी निरमा के मार्केट शेयर को कैप्चर करता चला गया। साथ ही दोस्तों घड़ी ने कई सारे और सेक्टर में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना शुरू कर दिया, जैसे कि साल 2010 में आरएसपीएल ने हरिद्वार में एक यूनिट की शुरुआत की, जहां से हेयर शैम्पू, टूथपेस्ट, मॉइस्चराइजर, शेविंग क्रीम और तो और दोस्तों लिक्विड हैंड वॉश की तरह और नए नए प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा गया। और इसी की नेक्स्ट ईयर दोस्तों यानी कि 2011 में घड़ी, व्हील और निरमा जैसे कई सारे ब्रांड्स को पीछे करते हुए इंडियन डिटर्जेंट मार्केट का लार्जेस्ट प्लेयर बन गया। लेकिन दोस्तों ये सब हुआ कैसे? क्या सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा कमीशन देकर और व्हाइट डिटर्जेंट बनाकर कोई कंपनी इतने कम समय में इतना ज्यादा सफल हो सकती है? और दोस्तों इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि घड़ी ने कई सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज को अपनाया जिन्होंने इनकी कामयाबी में एक बहुत अहम रोल निभाया है। सबसे पहले तो दोस्तों इसने कंज्यूमर के माइंड को समझा, जैसे कि इसके कस्टमर्स में ज्यादातर फीमेल हाउसवाइफ्स थी, जो कि दोस्तों ज्यादा झाग और अच्छी क्वालिटी को जोड़कर देखती है और खूब ढेर सारा फोम पाने के लिए एक्स्ट्रा डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया करती है। ऐसे में घड़ी ने इस इंसाइट्स को समझा और खुद को ऐसा एडवर्टाइज करना शुरू किया कि उनके डिटर्जेंट से सबसे ज्यादा झाग मिलता है। साथ ही दोस्तों पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इस कॉन्फिडेंट क्लेम की वजह से कस्टमर इस नए प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। लेकिन यह टैगलाइन दशकों पहले कानपुर के किसी गली मोहल्ले में दम तोड़ चुकी होती अगर ज्ञानचंदानी ने अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट में प्रायोरिटी नहीं दिखाई होती। आज के टाइम में भले ही दोस्तों आप माधुरी दीक्षित और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े सितारों को घड़ी का एडवर्टाइजमेंट करते हुए देखते हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में घड़ी खुद स्ट्रगल से गुजर रहा था और एक्सपेंसेस की कटौती करते हुए सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था मार्केट में। ऐसे में दोस्तों बाकी ब्रांड्स की तरह वो ना तो किसी सुपरस्टार को ब्रांड एम्बेसडर बना सकता था और ना ही बहुत बड़े लेवल पर एड कैंपेन चला सकता था। लेकिन दोस्तों बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कैसे करे, इसके लिए ज्ञानचंदानी ने एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लिया। उन्होंने दोस्तों नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में एक मेजर ट्रेन के एक्सटीरियर पर घड़ी का एडवर्टाइजमेंट प्रिंट करा दिया, जैसे कि दोस्तों पुष्पक एक्सप्रेस और स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस पर लगे इस एडवर्टाइजमेंट को ही देखकर आप समझ जाएंगे। ट्रेन के एक्सटीरियर की तरह अंदर के डिब्बों में भी छोटे छोटे पोस्टर्स लगाए गए थे ताकि उनकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी खासी हो सके और लोग उनके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो सके। कंपनी का दोस्तों हमेशा से ही टारगेट था कि वो अपने एड स्पेंड्स बहुत ही कम रखे और अपनी सेल्स का सिर्फ 2% ही एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करे। और तो और दोस्तों इस स्ट्रेटेजी पर बने रहने के लिए घड़ी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी को इन हाउस रखने का फैसला किया, जिससे उन्हें एडवर्टाइजमेंट एजेंसी या फिर मिडलमैन पर होने वाले एडिशनल खर्चों से छुटकारा मिल गया। इसके अलावा दोस्तों जब ज्ञानचंदानी अपने डिटर्जेंट ब्रांड की शुरुआत करना चाहते थे तो फिर उस दौरान दोस्तों उन्होंने देखा कि सर्फ एक प्रीमियम और हाई प्राइस प्रोडक्ट था, जो कि दोस्तों मैक्सिमम लोगों की जेब पर भारी पड़ा करता था। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों निरमा उन लोगों के लिए एक चीपर ऑल्टरनेटिव था जो कि डिटर्जेंट तो यूज करना चाहते थे लेकिन उसके लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार नहीं थे। अब क्योंकि सस्ता होने की वजह से काफी लोगों को लगा था कि निरमा एक चीप क्वालिटी प्रोडक्ट है। ऐसे में उन लोगों के लिए कोई ऑप्शन नहीं था मार्केट में जो कि निरमा से बेटर प्रोडक्ट चाहते थे, लेकिन साथ ही वह यह भी चाहते थे कि वो सर्फ के जितना एक्सपेंसिव ना हो। ऐसे में ज्ञानचंदानी ने इसी सेगमेंट में ही एंट्री करने की सोची और अपने ब्रांड को निरमा से बेटर क्वालिटी अल्टरनेटिव के रूप में पोजीशनिंग करना शुरू कर दिया। और दोस्तों घड़ी की प्राइसिंग में भी
कंपनी ने काफी चालाकी दिखाई और जहां निरमा सिर्फ 30 रुपए पर किलो के हिसाब से अपना डिटर्जेंट बेच रहा था, घड़ी ने मात्र 35 रुपए पर केजी में बेचना शुरू कर दिया। हालांकि दोस्तों ये एक रिस्की फैसला भी था, क्योंकि निरमा घड़ी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था और कॉम्पिटिटर होने के साथ साथ वो बड़ा मार्केट लीडर भी था। ऐसे में दोस्तों ज्यादा कीमत के साथ उसे बीट करना कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। लेकिन दोस्तों घड़ी ने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कॉन्फिडेंस रखा और दोस्तों अपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स के थ्रू कंज्यूमर्स को एनकरेज करता रहा। और फिर दोस्तों लोगों में धीरे धीरे ये परसेप्शन बन गया कि घड़ी सस्ते में एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। अब दोस्तों जब कंपनी एक छोटी सी फैक्ट्री के साथ शुरू हुई थी, तब इसके फाउंडर को यह पता था कि इस समय उनके पास इतनी पूंजी नहीं थी कि वो अपने प्रोडक्ट को नेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसलिए उन्होंने बहुत छोटे से गोल से शुरुआत की और सिर्फ कानपुर के मार्केट को टारगेट किया। और अब जब कानपुर में ब्रांड सफल हो गया तो अपने होम स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश पर फोकस किया। और फिर यहाँ पर मिली सफलता के बाद कंपनी के पास इतने पैसे तो आ गए थे कि वो अगर चाहे तो फिर एग्रेसिव होकर दूर दराज के इलाकों में अपना प्रोडक्ट सेल कर सके। लेकिन दोस्तों उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों जैसे कि एमपी, बिहार, पंजाब और हरियाणा को चुना ताकि उन्हें समझ आ सके कि यूपी के अलावा बाकी के कंज्यूमर की डिमांड क्या है, वहाँ किस तरीके की एड कैंपेन काम करेंगे उनके लिए, और दोस्तों कैसे अपने प्रोडक्ट को रीजन के साथ वहाँ जोड़ा जा सकता है। इसके लिए कई सारे घड़ी ने मैजिक शो भी करवाए, मेले में अपने स्टॉल लगवाए, एग्जीबिशन में प्रोडक्ट को शोकेस किया और इसी तरीके से कई सारे स्ट्रेटेजीज पर काम करना शुरू कर दिया, जिसके चलते दोस्तों टियर 2 और टियर 3 के लोग भी इसके साथ जुड़ने लगे। और फिर क्या था दोस्तों, देखते ही देखते ये पूरे देश का पसंदीदा ब्रांड बन गया। और दोस्तों यही वजह है कि आज देश में बिकने वाले हर 4 डिटर्जेंट ब्रांड में से एक घड़ी जरूर होता है। कंपनी का संचालन आज के टाइम में भी पूरी तरीके से परिवार के हाथों में है। मुरली और विमल ज्ञानचंदानी डेली ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं, तो वही दोस्तों ब्रांड की मार्केटिंग विमल के बेटे संभालते हैं और मुरली के बेटे भी कंपनी का एक खास हिस्सा हैं। आपको बता दो दोस्तों कि इनका व्यापार डिटर्जेंट के अलावा डेयरी सेक्टर में भी बहुत मजबूती से फैला हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इनकी डेयरी ब्रांड नमस्ते इंडिया के बारे में तो सुना ही होगा। इसके अलावा दोस्तों 1995 में कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी अपना कदम रखा था और लियान ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की थी। और दोस्तों ये वही लियान ग्लोबल हैं जिसके रेड चीफ बूट्स को आप बहुत शौक से पहनना पसंद करते हैं। अब अगर दोस्तों इस समय की परफॉर्मेंस को हम देखें तो घड़ी डिटर्जेंट अपने सेगमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस सेगमेंट में कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। और घड़ी को सिर्फ सर्फ या एरियल जैसे बड़े प्लेयर्स से ही नहीं बल्कि निरमा, फेना, मिस्टर वाइट जैसे कई सारे रीजनल ब्रांड से टक्कर मिल रहा है। तो दोस्तों जिस तरीके से शुरुआत में निरमा घड़ी डिटर्जेंट के लिए प्रेरणा बना था, आज के टाइम में भी उसी को ही सामने रखते हुए निरमा को अपने पास्ट मिस्टेक से घड़ी को सबक लेना चाहिए और दोस्तों अपने ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे कि घड़ी को अपने R&D में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, नए प्रोडक्ट को डेवलप करने में और डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में ध्यान देना चाहिए ताकि वो मार्केट में आगे भी बने रह सके। साथ ही दोस्तों घड़ी के लिए बदलती मार्केट डिमांड और कंज्यूमर प्रेफरेंस को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना दोस्तों ये भी निरमा की तरह पीछे छूट सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और है जिसके ऊपर घड़ी को काम जरूर करना चाहिए और दोस्तों वो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खराबी आ गई है। असल में दोस्तों घड़ी एक डिटर्जेंट ब्रांड है, यह बात नॉर्थ साइड के कुछ स्टेट के लोग ही जानते हैं, जबकि दोस्तों साउथर्न स्टेट इससे अभी तक पूरी तरीके से अनजान है। ऐसे में घड़ी को अपनी लेगेसी कायम रखने के लिए अपना पैन इंडिया प्रेजेंस स्टेब्लिश करे ताकि दोस्तों उसे और भी बड़ा कंज्यूमर बेस मिल पाए। और अगर दोस्तों घड़ी इन स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करता है तो फिर वह अपनी करंट सक्सेस और लेगेसी को लंबे समय तक कायम रख सकता है।